अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमने चैप्टर शुरू करना था, दैट इज चैप्टर नंबर 4, वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। ये है हमारा चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अब बिफोर के मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूं, हमें सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करनी होगी कुछ टर्मिनोलॉजीज को। तो बिफोर के मैं उन टर्मिनोलॉजीज की तरफ प्रोसीड करूं, तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज हमारे पास क्या होती हैं। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की बात करूं तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में सारी वो सिक्योरिटीज आ जाती हैं जो कि अदर देन शेयर्स होती हैं। ठीक है, यानी इसके अंदर हम शेयर्स की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे सिक्योरिटीज की, जिसके अंदर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो कोई म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, बॉन्ड हो सकते हैं। ये सारे क्या है हमारे पास लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज क्या होती हैं? जिसकी मेच्योरिटी डेट या मेच्योरिटी जो उसकी होल्डिंग पीरियड है वो मोर देन 1 ईयर है। ठीक है, ऐसी सिक्योरिटीज जिनकी मेच्योरिटी डेट जो है वो मोर देन, या उसका होल्डिंग पीरियड, जब मैं मेच्योरिटी डेट की बात करूंगा जब मैं मेच्योरिटी डेट की बात करूंगा तो इसका मतलब मैं होल्डिंग पीरियड की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है। होल्डिंग पीरियड, या कहना मुनासिब होगा कि जब उसकी 1 ईयर से ज्यादा होगी तो हम कहेंगे जी वो क्या है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। ठीक है जी, यहां तक उम्मीद है कि आप सबको बात समझ आ गई। उस उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे पास लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज क्या होती हैं। अब मेच्योरिटी डेट का मैंने भी जिक्र किया कि मेच्योरिटी डेट क्या होती है, तो हम बात कर लेते हैं कि जो वो टाइम फ्रेम होता है, बेसिकली जो मेच्योरिटी डेट है, ये ऐसा मोमेंट या टाइम फ्रेम कह लें कि जिसके अंदर हमने वो जो सिक्योरिटी इशू हुई थी उसको हमने वापस पे बैक करना है। एक कंपनी है हमारे पास, एक कंपनी है, उसने एक सिक्योरिटी इशू की इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स, उसने बॉन्ड इशू कर दिए। अब कंपनी क्या कहलाएगी? बॉन्ड इशूअर कहलाएगी। ठीक है, और जिसने वो बॉन्ड लिया वो बॉन्ड होल्डर कहलाएगा। अब क्या होगा कि ये जो उसने सिक्योरिटी या बॉन्ड इशू किया इसका एक स्पेसिफिक टाइम होगा। अब उस टाइम के बाद ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड होल्डर उस बॉन्ड को कंपनी को वापस करेगा, और कंपनी क्या करेगी, उसको उसकी पेमेंट जो है, जिस पेमेंट के एवज उसने वो बॉन्ड इशू किया था वो उसको वापस करेगी। अब जिस डेट पे वो पेमेंट वापस होगी उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, मेच्योरिटी डेट, जिस डेट के ऊपर वो बॉन्ड जो है मेच्योर हो जाता है। तो ये तो थी हमारे पास मेच्योरिटी डेट। फिर मेच्योरिटी वैल्यू क्या होती है? मेच्योरिटी वैल्यू का एक जिक्र आएगा, मैंने जैसे पहले बताया कि हमने कुछ आज टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करनी है। मेच्योरिटी वैल्यू, मेच्योरिटी वैल्यू क्या है? ये वो वैल्यू है, यानी पेमेंट आप कह लें, कि जो हमने करनी है बॉन्ड होल्डर को एट द एंड ऑफ द मेच्योरिटी पीरियड या होल्डिंग पीरियड। अब ये कौन सी पेमेंट है? ये वो पेमेंट है जिसके अंदर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट शामिल है। जब हमने कोई लोन लेना है, बॉन्ड बेसिकली क्या है, अगर बॉन्ड की डेफिनेशन को जरा हम थोड़ा सा डिस्कस करें, यहां मैं लिख रहा हूं बॉन्ड। तो बॉन्ड क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट किस चीज का? इनडेप्टनेस का। इनडेप्टनेस क्या होती है? कि भाई आपकी जो कंपनी है उसको पैसे चाहिए थे, उसने फाइनेंस जनरेट करा था, उसने लोन देना था, उसने बॉन्ड इशू कर दिया। ठीक है, अब वो जो बॉन्ड इशू किया उसके एक स्पेसिफिक टाइम था। अब उस टाइम के ऊपर क्या किया बॉन्ड होल्डर को, जब वो पैसे वापस करने हैं तो डेफिनेटली उसके ऊपर कंपनी ने उसको कोई इंटरेस्ट भी पे करना है। तो इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है, और प्रिंसिपल अमाउंट, ये दोनों उसके अंदर शामिल होंगी जब उसकी मेच्योरिटी डेट एंड होगी। तो हम कहेंगे जी कि आफ्टर द मेच्योरिटी डेट जो बॉन्ड की वैल्यू होगी उसको हम कहते हैं वो क्या है, मेच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। उसके बाद अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ये तो थी दो डेफिनेशंस हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब जो बॉन्ड की अब मैंने बात की, तो बॉन्ड एक मैंने आपको बताया इंस्ट्रूमेंट, ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। अब डेट इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं? ये सारे वो एसेट्स हैं जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसकी मैंने एग्जांपल आपको एज ए बॉन्ड दी। मैंने क्या बताया कि बॉन्ड आपके पास इंस्ट्रूमेंट है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ये डेट इंस्ट्रूमेंट है। डेट इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी होते हैं, बॉन्ड को अगर आप ट्रीट करो तो क्या ट्रीट करोगे? एसेट ट्रीट करोगे। ठीक है, अब ये क्या है कि जो आपके पास डेट इंस्ट्रूमेंट है ये कौन से होते हैं? ये आपके इंस्ट्रूमेंट ऑफ
ये यानी ऐसे एसेट्स होते हैं जो आप फिजिकल एसेट्स आप कह लो, ठीक है, या सॉरी फिजिकल एसेट्स नहीं, इसको हम कहेंगे ये फिक्स्ड पेमेंट होती है, ठीक है, इसके ऊपर जो हम लोगों को होल्डर को देनी होती है विद इंटरेस्ट आफ्टर इट्स मैच्योरिटी डेट। तो डेट इंस्ट्रूमेंट हमारे पास क्या होगा कि ऐसा एसेट जो कि फिक्स्ड पेमेंट रिक्वायर करता है होल्डर को, ठीक है, जिसके अंदर इंटरेस्ट भी शामिल होगा। यानी कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो रिक्वायर फिक्स्ड पेमेंट विद यूजली विद इंटरेस्ट। ठीक है जी। तो ये हमने जी डिस्कशन कर ली कि हमारे पास डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, उसकी हमने एग्जांपल पढ़ ली कि बॉन्ड है हमारे पास। अब बॉन्ड को यूजली हम लोग या म्यूचुअल फंड के तौर पे ले लेते हैं या हम प्राइवेट इन्वेस्टिंग के तौर पे ले लेते हैं। अगर मैं प्राइवेट इन्वेस्टिंग के तौर पे होता हूं कहता हूं तो ये प्राइवेट इन्वेस्टिंग हम कहते हैं कि ऐसे जो इंडिविजुअल्स हैं जब वो किसी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट लोन देंगे, ठीक है, यानी अगर वो बॉन्ड लेते हैं डायरेक्टली और डायरेक्टली लोन प्रोवाइड करते हैं उस कॉर्पोरेट सेक्टर को, तो हम कहेंगे वो क्या है, प्राइवेट इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से जो है वो ट्रीट करते हैं। फिर एक कॉमन जो टर्मिनोलॉजी हमारे पास यूज होगी जिसको हम पढ़ेंगे वो होगा कूपन पेमेंट, या कूपन रेट भी कहीं हम लोग जो है वो यहाँ पर जिक्र करेंगे। अब कूपन पेमेंट या कूपन रेट की अगर मैं बात करूं तो कूपन पेमेंट या रेट, कूपन रेट की बात कर लेते हैं कि क्या होती है, कि बेसिकली ये एनुअल इंटरेस्ट रेट है। ये क्या है, एनुअल इंटरेस्ट रेट। अब एनुअल इंटरेस्ट रेट अब निकालें, जब हम लोग इस एनुअल इंटरेस्ट रेट को जब हम डिवाइड कर देंगे फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड के साथ, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, कूपन पेमेंट निकल आएगी या कूपन रेट निकल आएगा। ठीक है, रेट तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन होगा, कूपन पेमेंट हमारे पास निकल आएगी जब हम उस एनुअल इंटरेस्ट रेट को डिवाइड करेंगे फेस वैल्यू के साथ। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो एक टर्मिनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो यूज होगी यहां पे, दैट इज यील्ड टू मेच्योरिटी। यील्ड टू मेच्योरिटी बेसिकली ये रिटर्न है। ये कौन सा रिटर्न है कि जब आपने बॉन्ड लिया, आपने बॉन्ड इशू कर दिया, तो उसकी जाहिर है एक मेच्योरिटी डेट थी। अब उस मेच्योरिटी डेट के ऊपर उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट होगा। अब जो बॉन्ड होल्डर था उसके लिए वो क्या होगा, रिटर्न। तो यील्ड टू मेच्योरिटी क्या है, ये बेसिकली वो रिटर्न है, अगर इसको हम कहें प्रॉपरली तो रिटर्न एंटिसिपेटेड ऑन बॉन्ड, उसको हम कहते हैं ये क्या है, यील्ड टू मेच्योरिटी। फिर आगे कुछ जनरल टर्मिनोलॉजीज हमारे पास आ जाएंगी। जनरल टर्मिनोलॉजीज के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आती है लिक्विडेशन वैल्यू। लिक्विडेशन वैल्यू क्या है कि जब आपकी कंपनी बंद हो रही हो, अपने ऑपरेशंस को बंद कर रही हो और उसके एसेट्स की वैल्यू लगे ऑन द सीज, यानी कि जब बंद हो जाए ऑपरेशंस कंपनी के और उसके जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू लगवाई जाए, तो वो लिक्विडेशन वैल्यू होती है। एक होती है गोइंग कंसर्न वैल्यू। गोइंग कंसर्न वैल्यू क्या होती है कि आपने कंपनी के एसेट्स की वैल्यू लगवाई, लेकिन इस नियत से नहीं कि वो बंद हो रही है, कंपनी अपने ऑपरेशंस उसके चल रहे हैं, वो कंटिन्यू टू एग्जिस्ट है, कंटिन्यू टू ऑपरेट है, और फिर हम उसके एसेट्स की वैल्यू लगवाएं तो वो गोइंग कंसर्न वैल्यू कहलाएगी। और अगर हम कंपनी बंद कर रहे हैं, उसके ऑपरेशन स्टॉप हो रहे हैं, स्टॉप होते वक्त जो उसके एसेट्स की वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे लिक्विडेशन वैल्यू ऑफ द एसेट्स। फिर एक टर्मिनोलॉजी हमारे पास होगी जिसको हम कहेंगे बुक वैल्यू। अब हमारे पास बुक वैल्यू क्या होगी, बुक वैल्यू हम कहेंगे कि जो आपकी बैलेंस शीट के ऊपर, बुक वैल्यू क्या होगी, जो आपकी बैलेंस शीट के ऊपर आपके एसेट की वैल्यू होगी जब उस एसेट के अंदर से हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को हम लेस कर दें। यानी कि जब डेप्रिसिएशन में से हम लोग, सॉरी एसेट्स के अंदर से जब हम उनकी डेप्रिसिएशन को लेस कर दें तो जो अमाउंट होगी वो उस एसेट की बुक वैल्यू कहलाती है। ठीक हो गया। ये हमारे पास थी कुछ जो जनरल टर्मिनोलॉजीज हम लोगों ने डिस्कस करनी थी।
लास्ट लेक्चर के अंदर भी हम लोग इसको नहीं सही तरीके से कवर कर पाए थे, तो कोशिश की है कि आज इन चीजों को हम लोग अच्छे तरीके से कवर अप कर लें। तो ये मेन टर्मिनोलॉजीज जो हैं आप लोगों ने इस चैप्टर के अंदर अच्छे तरीके से देख लेनी है, और यही आपके न्यूमेरिक्स के अंदर भी काम आनी है। एक जो चीज मैं यहाँ पे जो है मिस कर गया हूं, दैट इज मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट वैल्यू हमारे पास क्या है? मार्केट वैल्यू, अब मार्केट वैल्यू बेसिकली हम कहते हैं कि जो हमारे एसेट, अब इसके अंदर हम एसेट की अगर बात करूं, एसेट को भी आप साइड पे कर दें, बेसिकली ये हमारी वैल्यू ऑफ एसेट्स है अकॉर्डिंग टू स्टॉक मार्केट, यानी फाइनेंशियल मार्केट के तहत जो हमारी एसेट की वैल्यू है मार्केट के अंदर, ठीक है। कौन सी मार्केट की मैं बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं स्टॉक मार्केट की। तो हम कहेंगे वो उस एसेट की क्या है? मार्केट वैल्यू, ठीक है जी। उसके बाद एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या होती है कि जो बेसिकली अगर मैं इंट्रिंसिक वैल्यू को डिस्कस करूं, तो इंट्रिंसिक वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है शेयर की जो बेस्ड ऑन एजम्पशंस होती है, यानी जिसके अंदर डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू, उसके अंदर डिफरेंट एजम्पशंस आ जाती हैं। अब इंट्रिंसिक वैल्यू को हम अगर शेयर्स के मुनासबत से देखें तो ये वैल्यू ऑफ शेयर है, ठीक है। कौन सी वैल्यू ऑफ शेयर? अकॉर्डिंग टू इंटरनल फैक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो हम कहेंगे जी ये क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू उस शेयर की। तो इंट्रिंसिक वैल्यू की अगर हम डिस्कस करें तो बेसिकली ये वो प्राइस है सिक्योरिटी की जिसके अंदर बात करते हैं कि दूसरे अंदाज में कि जितने भी एक इन्वेस्टमेंट आपने की है उस वैल्यू, उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। अब उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू का मतलब क्या है कि जाहिर है उसके अंदर कुछ कैश फ्लोज आए होंगे आपके। अब वो जितने भी प्रेजेंट वैल्यूज हैं उन कैश फ्लोज की, उन सब की जो मेजरमेंट है, यानी उस इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है उसके मैयर को हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। तो दो तरीके से हमने इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर ली, अकॉर्डिंग टू द शेयर्स और अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये थी हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू। अच्छा, अब हम बात करते हैं, चूंकि चैप्टर है हमारा वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, तो हमने उसकी टर्मिनोलॉजीज कुछ डिस्कस कर ली अभी। आगे हम लोग बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ बॉन्ड के अंदर, जिसके ऊपर आज की जो हमारी डिस्कशन होगी दैट विल बी ऑन परपेचुअल बॉन्ड। क्या है जी? परपेचुअल बॉन्ड। परपेचुअल बॉन्ड ऐसे बॉन्ड को हम लोग कहते हैं जिसके अंदर अगर मैं बात करूं तो इन बॉन्ड्स की कोई मेच्योरिटी वैल्यू नहीं होती, नो मेच्योरिटी वैल्यू, ये सॉरी, ठीक है, नो मेच्योरिटी डेट। अब अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल, कि जो मेच्योर ही नहीं होता कभी, ऐसा बॉन्ड जो कभी मेच्योर ही नहीं होता, तो मैं कहूंगा वो परपेचुअल बॉन्ड है। अब अगर मैं इसकी वैल्यू आपसे कहूं कि कैलकुलेट करें, तो वो हम कैसे करेंगे उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं कि हमने किस तरीके से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड, परपेचुअल बॉन्ड, IOAD, ठीक है जी। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल का सहारा ले लेते हैं। हम कहते हैं जी हमारे पास एक बॉन्ड है, सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक बॉन्ड पी है, उसकी एक फेस वैल्यू है, ठीक है जी। उसकी एक फेस वैल्यू है और वो फेस वैल्यू उसकी है सपोज करें 1000, ठीक है जी। और उसके ऊपर हमें 8% जो है वो कूपन मिलता है, ठीक है, यानी प्रोवाइड्स क्या है? एन 8% कूपन। अब इसके ऊपर एक डिस्काउंट रेट है और डिस्काउंट रेट ये होता है जी 10%,
कहता रही परपेचुअल बॉन्ड की वैल्यू बताएं। तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं इस आई की वैल्यू। अब आई की वैल्यू कैसे निकलेगी? आई की वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि जो आपके पास फेस वैल्यू है, उस फेस वैल्यू को, यानी आई की वैल्यू जो है, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कूपन पेमेंट या कूपन रेट। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आई की वैल्यू निकल आती है। केडी बेसिकली आपका डिस्काउंट रेट है, वो 10% दिया हुआ है। ठीक है, वो एज इट इज आ जाएगा। यानी डिस्काउंट रेट अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, तो आपके पास सारा फॉर्मूला उसको इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। तो आपके पास एफवी क्या थी? फेस वैल्यू 1000, 1000 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 10%। तो ये आपके पास क्या निकल आएगी? वैल्यू ऑफ द परपेचुअल बॉन्ड। ठीक है जी, होप सो कि आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया है। तो नेक्स्ट जो है, आप लोगों के कोई अगर फर्दर क्यूरीज हैं तो आप लोग मुझसे राब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह। इस उम्मीद के साथ कि आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया है। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होती है। आज बस जनरल से एक इंट्रोडक्शन था, फर्दर इस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।